हाय एवरीवन, दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। सो आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो पजल्स करने वाले हैं। एक तो जो सबसे बड़ा फोबिया है, मेंस के पेपर में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल्स होती हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है, फोबिया है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है। और जैसे ही पेपर में, मेंस के पेपर में या कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप उसे छोड़ देते हो, उसे अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो इसीलिए आज के सेशन में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ब्लड रिलेशन बेस्ड हम पजल करेंगे और एक मेंस के लेवल का करेंगे, और एक और क्वेश्चन मेंस के लेवल का हम लोग करेंगे रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपको कुछ गिवन नहीं है कि कितने पर्सन्स नॉर्थ फेसिंग है, कितने साउथ फेसिंग है, सब अननोन्स हैं। तो हम दो इम्पॉर्टेंट पजल्स आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट, प्लस इसमें साथ में उसने आपको एक वेरिएबल भी दिया है, वेरिएबल दिया है एज का। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन्स ए बी सी डी यू वी एंड डब्ल्यू। 8 लोगों की फैमिली है। ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर। सर्कुलर टेबल पर सभी ये लोग बैठते हैं, जो फैमिली पर्सन्स हैं ये सभी के सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं, सेंटर की तरफ फेस करते हैं। देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। 3 मैरिड कपल्स हैं। दे आर फ्रॉम 3 जनरेशंस, और ये 3 जनरेशन से बिलोंग करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट एज, एज भी सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको मिला ना, 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। ब्लड रिलेशन तो है ही, क्योंकि फैमिली में उसने बोला है फैमिली है 8 मेंबर्स की। ठीक है, साथ में उसने दे दिया आपको एज का एक वेरिएबल दे दिया। अब आगे देखो, कहता है B's father who is 75 years old sits second to the right of W। अब सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट जब आपको मिलता है, ठीक है, अब उसने आपको दिया क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट दिया है। तो ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, ये आप कब सोल्व करोगे, हमेशा सबसे एंड में। जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला पोर्शन होता है ना ब्लड रिलेशन के केस में, उसको सबसे आखिरी में, सबसे एंड में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी होती है वो आता है आपका फैमिली ट्री। आप पहले बनाते हो फैमिली ट्री। अगर आप कभी भी ऐसे कोशिश करोगे ना कि जैसा जैसा वो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पहले अपना ये बनाओगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा नहीं पर मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि आपको पहले फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, क्योंकि फैमिली ट्री अगर बनता है तभी आपको पता चलता है ना सभी का रिलेशनशिप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद में आप इसको बहुत ही ईजिली बना सकते हो। अगर आप क्वेश्चन को पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को पहले अपने अरेंजमेंट से, सर्कुलर अरेंजमेंट से स्टार्ट करोगे तो आप बना ही नहीं पाओगे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको फैमिली ट्री बनाना है। और किस तरीके से बनाना होता है ये भी मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। देखो क्वेश्चन वो किस तरीके से देता है, वो जिन टर्म्स में बात करता है ना कि बी के फादर, सपोज जैसे कि उसने अभी हमें स्टार्टिंग में बोला बीज फादर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो अब यहाँ से आपको पता चला कि कोई है जो बी के फादर हैं, कोई बी का फादर भी है। तो आप क्या करो, इसको पहले ही ऐसे इस तरीके से नोट कर लो, यानी कि इसको इस तरीके से नहीं नोट करना, हाँ बी के कोई फादर हैं, ठीक है। आपने जैसे कि आगे उसने बोला कहीं पर ए इज ग्रैंड फादर ऑफ यू, तो आप इस तरीके से लिखो ए के ग्रैंड फादर। ये ज़रूरत पड़ेगी, इसको तो हम लिखेंगे, पर साथ में आप इस तरीके से भी यूज़ करो, जैसे उसने बोला ए इज ग्रैंड फादर ऑफ यू, इसको ऐसा बना दिया। ऐसा बनाने से क्या होगा, आप आप रिलेट कर पाओगे, देख पाओगे, यानी कि ज्वाइन कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा फैमिली ट्री जो है वो बन सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्या करना है, फैमिली ट्री सबसे पहले बनाना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बनाते हैं। B's father who is 75 years old sits second to the right of W। W के सेकंड राइट पर है कौन, B के फादर, और उनकी एज भी दे दी 75 ईयर्स। B के जो फादर हैं वो हैं 75 ईयर्स के, और कहाँ पर बैठते हैं, W के सेकंड राइट पर। तो सबसे पहले W के सेकंड राइट पर कौन है, ये हमने नोट कर लिया, B के फादर हैं, और B के फादर की एज भी उसने दी है आपको 75 ईयर्स। हम एजेस को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। B के जो फादर हैं वो क्या हैं, 75 ईयर्स के हैं। अब फैमिली ट्री क्योंकि हमें बनाना है तो हम लोग इसे इस तरीके से नोट करते हैं। हमें ये पता है उसने किस टर्म में बात किया क्वेश्चन में, बी के फादर, तो कोई है जो कि बी के फादर होंगे, तो इसे हमने यहाँ पर इस तरीके से नोट कर लिया। आगे देखो, कहता है ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ यू हु इज 22 ईयर्स ओल्ड।
ए कौन है, ग्रैंडफादर है यू के, जो कि, और ये जो यू है ये क्या है, 22 साल का है। यू कितना है पहले तो इसे नोट करते हैं, यू है 22 ईयर्स का, और उसने बोला ए जो है वो है ग्रैंडफादर यू के। ए जो है वो कौन है, यू के ग्रैंडफादर है, तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। ए ग्रैंडफादर है किसके, यू के, तो इसे हमने इस तरीके से नोट किया। आगे कहता है बी हु इज 50 ईयर्स ओल्ड इज फादर ऑफ बोथ यू एंड वी। बी जो कि 50 साल का है वो क्या है, फादर है यू और वी दोनों का। बी 50 ईयर्स का है, सबसे पहले इसे नोट करते हैं। बी है 50 ईयर्स का और वो यू और वी दोनों का ही क्या है, फादर है, तो हमें यहाँ से ये समझ में आया। अब आप यहाँ से क्या कनेक्ट कर सकते हो, यू के ग्रैंडफादर ए हैं, ठीक है, यू के ग्रैंडफादर ए हैं, तो पॉसिबल है कि ए जो है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ सकता है, इस जगह पर। जो बी के फादर हैं वो ए हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये समझा रही हूँ, ऐसा हमें दिख रहा है, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं, पर ये उसने नहीं मेंशन किया ना कि जो ए है वो यू के पैटर्नल ग्रैंडफादर है या फिर मैटर्नल ग्रैंडफादर है। इसीलिए जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती आप अपनी मर्जी से इसको यहाँ पर ए लिखोगे। देखो हो सकता है, ये तो 50-50 चांसेस है ना, हो भी सकता है कि ए हो सकता है ना भी हो, है ना, दोनों ही चीज़ें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको अलग ही रखेंगे अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कि उठा के इस ए को यहाँ पर लिख ही दो, जब तक कि आप 100% श्योर नहीं हो जाते, कंफर्म नहीं हो जाता कि यू के फादर हैं बी और बी के फादर हैं ए, तब तक आप यहाँ पर ए को नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमने इतना किया, आगे देखते हैं। यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए। यू जो है वो ए के इमीडिएट राइट पर बैठता है। यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, यू कहाँ पर बैठता है, ए के इमीडिएट राइट पर आएगा यू, इसे हमने नोट कर लिया। आगे कहता है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड डी। यू और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है, यू और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है, इसे हमने बना लिया। डी के लिए कहता है हु इज 44 ईयर्स ओल्ड। डी की एज बता दी है, डी कितना है, 44 ईयर्स का है। डी जो है वो क्या है, 44 ईयर्स का है, इसे हमने नोट किया। 4 लोगों की एज हमें पता चल चुकी है अभी तक, बट देखो अभी आप क्वेश्चन को ना यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। डब्ल्यू के सेकंड राइट पर बी के फादर हैं, अभी आपको नहीं पता बी के फादर एक्चुअली कौन है, हो सकता है ए हो सकता है ए हो, पर जब तक कंफर्म नहीं होता हमें नहीं करना है। और इंटरकनेक्शन हमें देखो मिल ही रहा है, जैसे ही हमारा फैमिली ट्री बनेगा ना हमारा क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये बहुत जल्दी बन जाएगा फैमिली ट्री बनने के बाद। हमेशा ऐसा ही होता है, दिखने में लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मेंस के पेपर में लगते हैं। हो सकता है कि अभी आज इस क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट्स को लगे कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यही आसान क्वेश्चंस आपको मेंस के टाइम पर जब आप एक्चुअली पेपर दे रहे होते हैं उस टाइम पर आपको ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं। सो इतना कर चुके हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड हिज वाइफ। डब्ल्यू और डब्ल्यू की वाइफ के बीच में कितने लोग बैठते हैं, एक पर्सन बैठता है। डब्ल्यू और डब्ल्यू की वाइफ के बीच में एक पर्सन आएगा, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि डब्ल्यू है कोई पर्सन, ठीक है, और उसकी वाइफ भी है। हमें ये समझ में आ रहा है डब्ल्यू है कोई पर्सन और डब्ल्यू की वाइफ भी है, ऐसा होने वाला है, हमें ये समझ में आ रहा है। आगे देखो, यू इज मेल एंड अनमैरिड। यू कौन है, मेल है और अनमैरिड है, तो यू मेल है और अनमैरिड है, ठीक है। W इज ब्रदर इन लॉ ऑफ यू। W जो है वो यू का ब्रदर इन लॉ है, W जो है वो यू का ब्रदर इन लॉ है। अब यहाँ से देखो W है यू का ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ से एक चीज़ तो बहुत ही क्लियरली समझ में आती है, यू तो उसने बोला अनमैरिड है, यू अनमैरिड है, तो डेफिनेटली W कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। यू और वी तो भाई बहन है, भाई भाई या भाई बहन। अब हमें पता चल गया W कौन है, ब्रदर इन लॉ बोला ना, W इज ब्रदर इन लॉ, तो ये दैट मीन्स ये हो गया W ब्रदर इन लॉ यू के तभी हो पाएंगे W की वाइफ के भाई हैं यू। और कोई केस बनता नहीं है कि आप यू की वाइफ बनाओ फिर उसका भाई W बनाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यू कौन है, अनमैरिड है, उसने बोला है। तो ये हो गया यू और वी हो गए दोनों भाई बहन, ठीक है, और W हो गई वी की वाइफ। इसको हम लोग इस तरह कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये एक अलग चीज़ है जो हमने नोट किया हुआ है। अब आगे देखो क्या कहता है।
द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट पर कौन बैठता है? ब्रदर इन लॉ ऑफ यू। यू का जो ब्रदर इन लॉ है वो कहाँ पर बैठता है? इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट पर यू का ब्रदर इन लॉ हमें समझ में आ गया कौन है? डब्ल्यू है। तो उसने क्या बोला है? वो कहाँ पर बैठता है? बी के इमीडिएट राइट पर बैठता है कौन? डब्ल्यू। बी के इमीडिएट राइट पर बैठता है कौन? डब्ल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें काफ़ी सारा कनेक्शन मिल गया। बी के इमीडिएट राइट पर डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड राइट पर बी के फादर, डब्ल्यू और डब्ल्यू की वाइफ के बीच में एक पर्सन। कनेक्शन तो हमें मिल ही गया। आगे देखो, कहता है टू पर्सन सिट बिटवीन बी एंड क्यू। बी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। और क्यू के लिए कहता है कि क्यू जो है वो 70 ईयर्स का है। बी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। बी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। इसे हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर बी और क्यू के बीच में है 2 लोग और क्यू की एज उसने दे दी है आपको 70 ईयर्स। कहता है बीज वाइफ फेसेस डी। बी की वाइफ डी को फेस करती है। बी की वाइफ डी को फेस करती है, यानी कि बी की कोई वाइफ है। बी की कोई वाइफ है, तो बी की वाइफ जो है वो डी को फेस करती है। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, बी की वाइफ जो है वो डी को फेस करती है। ये हमने बना लिया। आगे देखो, कहता है सी हु इज 47 ईयर्स ओल्ड इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए। सी जो कि 47 ईयर्स की है वो कौन है? डॉटर इन लॉ है ए की। ए की डॉटर इन लॉ है सी। पहले तो देखो सी की एज कितनी है? 47। सी की एज है 47 और सी है ए की डॉटर इन लॉ। इसका मतलब क्या है? ए की डॉटर इन लॉ है सी, इसका मतलब तो यही हुआ सी यहाँ पर आएगी। और ए का बेटा है, ए का कोई बेटा है जिसका आगे फर्दर यू कौन है? चाइल्ड है। तो यहाँ से अब देखो, अब जो चीज़ उसने बोली ना, अब यहाँ से हम कंफर्म हो गए हैं कि ए जो है वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। क्यों? ए का आगे बेटा है जिसका आगे फर्दर यू सन है, यू चाइल्ड है। तो ए का आगे बेटा, आगे ए के आगे बी उसका बेटा है और आगे यू उसका चाइल्ड है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया और पता चल गया कि बी की वाइफ कौन होगी? सी होगी। यहाँ से इतना कंफर्म हो गया। इसे हम हटा देते हैं, इसे हम नोट कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू की वाइफ की बात हो रही थी, तो अब हमें पता चल गया डब्ल्यू की वाइफ कौन है? वी है। तो अब देखो कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन, डिफिकल्ट था ही नहीं। कितने पर्सन हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो चुके हैं, बचते हैं 2 पर्सन। 8 पर्सन का अरेंजमेंट था ना। आगे देखते हैं, कहते हैं डब्ल्यूज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीज वाइफ। डब्ल्यू की वाइफ जो है वो बी की वाइफ की इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो डब्ल्यू की वाइफ है यहाँ पर वी, बी की वाइफ है सी, तो यानी कि वी और सी दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं होंगे। डब्ल्यू की वाइफ है वी, बी की वाइफ है सी, तो उसने बोला है सी और वी दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं होंगे। ये हमने नोट कर लिया। आगे, डी सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। डी जो है वो सी की सिस्टर इन लॉ है। डी कौन है? सी की सिस्टर इन लॉ है। तो इसका मतलब है डी यहाँ पर आएगा। डी कौन है? सिस्टर इन लॉ है सी की, यानी कि सी के हस्बैंड की सिस्टर है डी। अब 3 हमारे पास कपल्स थे ना, और उसने बोला था 3 जनरेशन थे। तो थर्ड जनरेशन में वी डब्ल्यू, सेकेंड जनरेशन में सी बी, तो एक जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन से ही आएगा जो नेक्स्ट कपल होगा। वो देखो, क्यू इज मदर ऑफ डी। क्यू इज मदर ऑफ डी। डी की मदर है क्यू, तो ये हमें मिल गया। ए और क्यू एक कपल है। अब टोटल 8 पर्सन हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट जनरेशन में 2 लोग हैं, थर्ड जनरेशन में सेकंड जनरेशन में 3 लोग हैं और थर्ड जनरेशन में 3 लोग हैं। तो हमारा जो फैमिली ट्री है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से आगे बना सकते हो, इसको बहुत ही ईजिली बना सकते हो। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, इसे देख लेते हैं। वी इज यंगर देन डब्ल्यू। वी जो है डब्ल्यू से छोटा है। हु इज 24 ईयर्स ओल्ड। डब्ल्यू है 24 साल का। एंड एल्डर देन यू। एंड किसके लिए? वी के लिए यूज हुआ है, तो वी के लिए कहता है वी जो है वो तो डब्ल्यू से छोटा है। वी इज यंगर देन डब्ल्यू। वी डब्ल्यू से छोटा है। डब्ल्यू की एज है 24 उसने बोला है। ठीक है, और आगे कहता है एंड एल्डर देन यू, पर यू से बड़ा है। तो हमें ये समझना है डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी इज ग्रेटर देन यू, और डब्ल्यू की एज उसने बोली है 24 ईयर्स। ठीक है, इतना नोट कर लिया। पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा बचता है सीटिंग अरेंजमेंट। बहुत ही आसान सीटिंग अरेंजमेंट।
W के सेकंड राइट पर B के फादर अब हमें पता चल चुका है A है, तो W के सेकंड राइट पर A है। W को हमने सभी के सभी सेंटर फेसिंग है, ठीक है, तो W के सेकंड राइट पर A यहाँ पर आया। अब B के इमीडिएट राइट पर कौन है? W है, यहाँ से हमने देखा B के इमीडिएट राइट पर W, तो B यहाँ पर आएगा। W और W की वाइफ के बीच में एक पर्सन, W और W की वाइफ है V, तो W यहाँ पर ऑलरेडी A है, ठीक है, तो V कहाँ पर आएगा? यहाँ पर W की वाइफ है V, ठीक है, इतना नोट कर चुके हैं। अब आगे उसने कहा A के इमीडिएट राइट पर है U, A के इमीडिएट राइट पर U, तो A के इमीडिएट राइट पर U यहाँ पर आएगा। अब U और D के बीच में एक पर्सन है, उसने कहा है U और D के बीच में एक पर्सन है, तो D कहाँ पर आ सकता है? D यहाँ पर आ सकता है, एक तो इस जगह पर और एक U, एक छोड़कर D यहाँ पर। U और D के बीच में एक पर्सन है, तो U यहाँ पर है, तो D या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। अब D से रिलेटेड हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि B की वाइफ कौन है? C, यानी कि C और D आमने सामने आएंगे, ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया C और D इसी पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर ही C और D आ सकते हैं आमने सामने, ये समझ में आया। पर अब ये देखना है कि कहाँ पर आएंगे, ठीक है, C और D कहाँ पर आएंगे। अब देखते हैं C से रिलेटेड, C और V साथ में नहीं है, उसने बोला है C और V साथ में नहीं है, तो C यहाँ पर नहीं आएगा, तो D यहाँ पर, C यहाँ पर, ये कंफर्म हो गया। देखो कितनी जल्दी, विद इन सेकेंड्स आप एक बना सकते हो। अगर आप पहले अपना अच्छे से फैमिली ट्री बना लेते हो, उसके बाद में ही आप ये सॉल्व करते हो, तो आप इजीली सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। अब एक ही पर्सन बचता होगा, B और Q के बीच में उसने बोला है 2 लोग हैं, ठीक है, तो B 1 2 Q यहाँ पर आ गया, यही जगह बचती थी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अब एज बचती है, देखो एज यहाँ पर कितने लोगों की हो चुकी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों की एज यहाँ पर आ चुकी है। देखो 7 लोगों की एज, B का फादर कौन है? A है, तो यानी कि यहाँ पर आ चुके हैं A। इसे हम फिर से नोट कर लेते हैं। तो सबकी एज पता चल चुकी है, कोई एक पर्सन रहता है जिसकी एज हमें नहीं पता। 7 पर्सन हो गए, देखो A Q C W U B D, कौन सा पर्सन बचता है जरा देखो यहाँ पर? A B C D Q U W V बचता है। यहाँ पर जो 8 फैमिली मेंबर्स है ना, यहाँ पर इसने Q को मेंशन करना भूल गया है, यहाँ पर इसलिए 7 पर्सन है, Q भी एक पर्सन है, ठीक है, तो V बचता है यहाँ पर, ठीक है। तो V बचता है जिसकी एज हमें नहीं पता है, ठीक है। अब ज़रा देखो उसने आपसे क्वेश्चन में भी, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा है, व्हाट इज़ द एज ऑफ V, V की एज क्या है, उसने पूछा है V की एज क्या है। तो अब यहाँ से देखो हमने ये बताया था W इज़ ग्रेट, W की एज V से ज़्यादा है, V की एज U से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, U की एज है 22, U की एज है 22, W की एज है 24, तो V की इन दोनों के बीच में है, तो यानी कि V की एज सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल है। V की एज क्या होगी? 23 होगी, तो V की एज क्या है? 23 है। तो ये हम बना चुके हैं। V की एज कितनी हो गई? V की एज है 23 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, पोजीशन ऑफ बीज वाइफ विद रिस्पेक्ट टू B। B की वाइफ की पोजीशन पूछ रहा है B के रिस्पेक्ट में। B की वाइफ कौन है? सबसे पहले देखो B की वाइफ है C, B की वाइफ है C, तो C की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू B, C की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू B हमें दिख रही है सेकंड टू द राइट, ठीक है, हमें दिख रही है सेकंड टू द राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड टू द राइट। जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा सेकंड राइट, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट में देखो पूछता है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Q एंड A व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ A के लेफ्ट से काउंट करना है कि Q और A के बीच में कितने लोग हैं। Q यहाँ पर है, हमें दिख रहा है, ठीक है, और A यहाँ पर है, और पूछा है Q और A के बीच में कितने लोग बैठते हैं A के लेफ्ट से, क्योंकि ये इनसाइड फेसिंग है तो A के लेफ्ट से, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 5 लोग बैठते हैं Q और A के बीच में, 5 लोग बैठते हैं Q और A के बीच में अगर हम A के लेफ्ट से काउंट करें। पर अगर हम राइट से काउंट करें, अगर वो पूछता राइट से, तो वो हो जाता आपका Q और A के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है U, तो यहाँ पर हो जाता। अगर राइट से पूछता तो एक ही पर्सन होता, लेफ्ट से पूछा है तो 5 पर्सन है। कहता है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू V। D का रिलेशन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू V, यानी कि अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली ट्री को देखना है। D का रिलेशन पूछ रहा है, D यहाँ पर है V के रिस्पेक्ट में, तो V के फादर हैं B
और डी कौन है, उनकी सिस्टर है। तो डी कौन हुई, वी की। डी जो है वी और डब्ल्यू दोनों की हुई आंट। डी कौन हुई, आंट हुई। तो यहाँ से हमें पता चल गया इसका आंसर जिस भी ऑप्शन में आपको आंट दिखेगा आप उसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, नहीं था ज़्यादा डिफिकल्ट। ठीक है, आपके SBI क्लर्क का मेंस का जो पेपर होता है, RRB का जो मेंस का पेपर होता है, उसमें आपको ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए, ये था हमारा ब्लड रिलेशन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट। अभी नेक्स्ट हम करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिखने में कैसा लग रहा है, देखो क्वेश्चन की लेंथ पर कभी नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया क्वेश्चन की लेंथ यहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। जो लेंदी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं ना, वो एक्चुअली जब आप उनको सॉल्व करने लगते हो तो वो आसान होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ निकाल दो दिमाग से कि लेंदी दिखा तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखो क्या कहता है, 8 number of persons P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in a row such that some are facing north and some are facing south. 8 number of persons, 8 लोग हैं। P, Q, R, S, T, U, V, W सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठते हैं। कुछ लोग नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं, कुछ साउथ को करते हैं। ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज, सभी अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। A, B, C, D, E, F, G एंड H, ठीक है। ईच वन ऑफ देम होल्ड्स डिफरेंट पोजीशन, सभी की पोजीशंस अलग अलग है, डेजिग्नेशंस अलग अलग है। प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में उसने आपको 8 पर्सन्स दिए, सबसे पहले 8 पर्सन्स दिए, साथ में उन सबकी अलग अलग 8 कंट्रीज दी हैं, ठीक है, और साथ में उसने आपको क्या दिए, सबके अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं, ठीक है। पर एक चीज़ देखो, जनरली जो आप डेजिग्नेशंस वाला क्वेश्चन करते हो ना, उसमें वो आपको एक क्या देता है, एक हायरार्की का एक ऑर्डर देता है कि कौन सा सीनियर मोस्ट है या फिर कौन सा जूनियर मोस्ट है। यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं दिया और बोला है ऑल इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, आपको रो बेस्ड जो अरेंजमेंट बनाना है, पर साथ में उसने आपको वेरिएबल्स भी दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Q sits at one of the extreme ends of the row and belongs to E। सबसे पहले हमारे पास कितने पर्सन हैं, इन टोटल 8 पर्सन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन है उसने बोला है। हमें नहीं पता कौन सा पर्सन साउथ फेसिंग है, कौन सा पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, मिक्स सा क्वेश्चन है। और उसने हमें देखो क्या क्या चीज़ें, एक तो पर्सन का नाम है, एक उसकी कंट्री का नाम है और एक उसका डेजिग्नेशन, हमें 3 चीज़ें नोट करनी है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला Q सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स एंड बिलोंग्स टू E। Q किसी एक्सट्रीम एंड पर आएगा तो Q यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। Q कहाँ पर है, एक्सट्रीम एंड पर है। और उसने क्या बोला है कि Q जो है वो E से बिलोंग करता है, यानी कि E कंट्री से बिलोंग करता है। तो हम पर्सन के ऊपर नोट करेंगे कंट्री का नाम और कंट्री को हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर E स्टार हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है U सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q एंड इज डिप्टी जनरल मैनेजर। U जो है वो Q के थर्ड राइट पर है और वो है क्या, U का डेजिग्नेशन बताया कि वो DGM है, डिप्टी जनरल मैनेजर है। U Q के थर्ड राइट पर बैठता है, Q के थर्ड राइट पर U 1 2 3 U यहाँ पर आया, Q का थर्ड राइट यानी कि Q नॉर्थ फेसिंग है। और अगर हम इस केस की बात करें तो Q होगा साउथ फेसिंग, 1 2 3 U आ जाएगा यहाँ पर। और U के लिए उसने बोला है वो है कौन, DGM, डिप्टी जनरल मैनेजर, ठीक है। डेजिग्नेशंस को हम सबसे ऊपर, उसके नीचे बीच में हम लोग पर्सन और डेजिग्नेशन के बीच में हम लोग उनकी कंट्रीज नोट करेंगे। तो U कौन है, DGM है, तो ये हमने बना लिया। आगे देखो, 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज डिप्टी जनरल मैनेजर यानी कि DGM एंड द वन हु बिलोंग्स टू G। 2 लोग बैठते हैं, 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज डिप्टी जनरल मैनेजर, यानी कि एक पर्सन जो कि DGM है, जिसको हमने अभी अभी नोट किया है, U है ना DGM, ठीक है, U है DGM। तो यानी कि वो सिंपली ये कह रहा है 2 लोग बैठते हैं, U और जो पर्सन G से बिलोंग करता है, G कंट्री, उनके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो ये हमने बनाना है, U और जो पर्सन G स्टार से यानी कि G कंट्री से बिलोंग करता है, उनके बीच में 2 लोग हैं। तो अब U है, ये है आपका मान लो फर्स्ट केस और ये नीचे वाला है आपका सेकंड केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखो ज़रा, U और G स्टार
यू के लेफ्ट में 1 2 छोड़कर यहाँ पर तो ऑलरेडी ई स्टार है, यानी कि जी कंट्री से बिलोंग करने वाला पर्सन उसके लेफ्ट में ना आकर राइट में आएगा, 1 2 जी स्टार आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस में आपका यू यहाँ पर है, यू के राइट में आप जी स्टार नहीं बना सकते 2 छोड़कर, क्योंकि यू और जी स्टार के बीच में 2 पर्सन आपको बनाने हैं, तो 1 2 जी स्टार आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, द वन हु बिलोंग्स टू जी सिट्स टू द राइट ऑफ यू। जो पर्सन जी से बिलोंग करता है वो यू के राइट पर है, यू के राइट पर आपको बनाना है जी को, तो यानी कि फर्स्ट केस में यू हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग और सेकंड केस में यू हो जाएगा साउथ फेसिंग, तभी तो यू के राइट पर जी स्टार है, यू के राइट पर बनाना है आपको जी कंट्री से बिलोंग करने वाला पर्सन, हमने बना दिया। आगे देखो, कहता है वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू जी। वी जो है इमीडिएट नेबर है किसका, जो पर्सन जी से बिलोंग करता है, जी कंट्री से बिलोंग करने वाले पर्सन का इमीडिएट नेबर है वी, बट नॉट सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, पर वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, ये जो वी है ना ये एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा, पर जी स्टार का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो जी स्टार का इमीडिएट नेबर फर्स्ट केस में देखो तो वी यहाँ पर और यहाँ पर वी कहाँ पर नहीं है, उसने बोला है ना कि जो वी है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा, तो कंफर्म हो गया वी यहाँ पर आएगा। सिमिलरली सेकंड केस में वी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि वी ने एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठना है, और है कौन, वी जो है वो इमीडिएट नेबर है जो जी से बिलोंग करता है उसका, ये हमने बना दिया। कितना आसान है, देखो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जा रहे हैं, क्वेश्चन बनता जा रहा है, आसान है। W सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ V, W जो है वो V के सेकंड राइट पर है एंड इज क्लर्क, और वो है क्या, क्लर्क। W V के सेकंड राइट पर है, V के सेकंड राइट पर W, V के सेकंड राइट पर यहाँ पर तो U है, यानी कि सेकंड राइट ऐसे बनेगा, W यहाँ पर आएगा, और W है कौन, क्लर्क है, तो इसे हमने नोट कर लिया यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम सेकंड केस में देखें तो V के सेकंड राइट पर V होगा साउथ फेसिंग, तभी V के सेकंड राइट पर W बनेगा यहाँ पर, और W है कौन, क्लर्क है, इसे हमने यहाँ पर नोट कर लिया। क्योंकि V के सेकंड राइट पर W यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर तो U है ना ऑलरेडी, W बना नहीं सकते। आगे देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड V बिलोंग्स टू B एंड इज द मैनेजर। जो इमीडिएट नेबर है U और V के, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, B से, और वो है कौन, मैनेजर है। द इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड V बिलोंग्स टू B, B से बिलोंग करते हैं, यानी कि B कंट्री से बिलोंग करते हैं कौन, U और V के इमीडिएट नेबर। जो U और V दोनों का इमीडिएट नेबर है वो B से बिलोंग करता है, और वो है कौन, मैनेजर है, ठीक है कौन, वो मैनेजर है, U और V का इमीडिएट नेबर। तो U और V का इमीडिएट नेबर हमें दिख रहा है कौन है, ये है। फर्स्ट केस में देखें तो U और V का इमीडिएट नेबर वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, B से, और है कौन, उसका डेजिग्नेशन है मैनेजर, तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। सेकेंड केस में V और U का इमीडिएट नेबर है ये, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, B से करता है, और है कौन, मैनेजर, तो वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। आगे देखो, V सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज मैनेजर। V कहाँ पर बैठता है, जो भी पर्सन मैनेजर है उसके कहीं लेफ्ट पर V आएगा, ठीक है। V कहाँ पर आएगा, लेफ्ट में आएगा, मैनेजर के लेफ्ट में हमको बनाना है V। तो मैनेजर है ये वाला पर्सन फर्स्ट केस में, तो उसके लेफ्ट पर आपको बनाना है V को, तो यानी कि मैनेजर को कौन सी डायरेक्शन में होना पड़ेगा, साउथ डायरेक्शन में होगा, तभी तो उसके लेफ्ट पर V बनेगा, ठीक है, मैनेजर के लेफ्ट पर V बनेगा। सिमिलरली सेकंड केस में देखो, मैनेजर कौन सा है, ये B स्टार वाला है, उसके लेफ्ट में आपको बनाना है V को, तो उसके लेफ्ट पे V ये कब बनेगा, जब मैनेजर जो होगा वो नॉर्थ फेसिंग होगा। आगे देखो, कहते हैं 4 पर्सन्स सिट बिटवीन T एंड S, T और S के बीच में 4 लोग हैं। S जो है वो कौन है, हु इज प्रोबेशनरी ऑफिसर, S है PO, और 4 लोग बैठते हैं T और S के बीच में। T और S के बीच में उसने देखो क्या बोला है, 4 लोग। अब T और S कहाँ पर आ सकते हैं, T और S के बीच में उसने बोला है 4 लोग हैं, और S जो है वो कौन है, PO है। तो T और S देखो हमारे पास ना जो केसेस बनते हैं 1 2 3 4, 4 पर्सन हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं दोनों ही जगह पर, सेम हमने किया है फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस में 4 पर्सन हम प्लेस कर चुके हैं अरेंजमेंट में। अब T और S के लिए यहाँ पर देखो, T और S आ सकता है आपका या तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 और T और S यहाँ पर, ठीक है, यही जगह बनती है। इसके अलावा देखो यहाँ पर प्लेस करके देखो T और S को
1 2 3 4 आगे W है, नहीं पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में भी T और S के लिए जो जगह बनती है वो यहीं पर है। T और S या तो यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 T और S आएगा यहाँ पर, इसके अलावा और कोई जगह बनती नहीं है T और S के लिए, ठीक है। और S कौन है? PO है। अभी वो तो कहीं भी हो सकता है, S यहाँ पर हुआ तो भी PO के लिए देखो, यानी कि डेजिग्नेशन का प्लेस खाली है, यहाँ पर भी अगर S आया तो डेजिग्नेशन का प्लेस खाली है, तो T और S कहीं पर भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। P इज जनरल मैनेजर एंड सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा P जो कि है जनरल मैनेजर, T के इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा P, कहता है T के इमीडिएट लेफ्ट पर आपको बनाना है P, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप T को यहाँ पर बनाते हो तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर P को बना सकते हो? नहीं, क्योंकि T के आजू बाजू में V और W होंगे अगर आप T को यहाँ पर बनाओगे, यानी कि कंफर्म हो गया T कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। फर्स्ट केस में देखो T आएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि आपको T के इमीडिएट लेफ्ट पर बनाना है P को, T के इमीडिएट लेफ्ट पर P को बनाना है। S आ जाएगा यहाँ पर, S है कौन? PO है, तो PO ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। T के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है? P है, तो T की डायरेक्शन ये हो गई। और उसने क्या बोला था? T के इमीडिएट लेफ्ट पर P, और P है कौन? P का उसने डेजिग्नेशन बताया था जनरल मैनेजर, GM। P कौन है फिर? जनरल मैनेजर है, ये हमने बना दिया। अब सेकंड केस में भी ऐसा ही होगा, T और S का अब हमें पता चल गया, यहाँ पर आएगा आपका T, क्योंकि T के इमीडिएट लेफ्ट पर हमको क्या बनाना है? P बनाना है। तो T आपका आएगा कहाँ पर? यहाँ पर, और S आ जाएगा यहाँ पर, और S है कौन? PO है, ये हमने नोट कर लिया। और T के इमीडिएट लेफ्ट पर आपको बनाना है P को, तो T ऐसा हो जाएगा राइट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग हो जाएगा, और T के इमीडिएट लेफ्ट पर P, और P का डेजिग्नेशन उसने दिया है GM, जनरल मैनेजर, ये हमने बना दिया। आगे देखो, आगे कहता है इमीडिएट नेबर ऑफ Q फेसेस साउथ। Q का जो इमीडिएट नेबर है ना वो साउथ फेस करता है, Q का इमीडिएट नेबर साउथ डायरेक्शन को फेस करता है। तो अब देखो जरा, फर्स्ट केस में Q का इमीडिएट नेबर है T, Q का इमीडिएट नेबर T, वो साउथ डायरेक्शन फेस करता है, सही है। सेकंड केस में Q यहाँ पर है, Q का इमीडिएट नेबर है T जो कि है नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग, यानी कि जो हम सेकंड केस सॉल्व कर रहे हैं वो गलत है। सेकंड केस गलत है, Q का इमीडिएट नेबर है T और वो नॉर्थ फेसिंग है, उसने बोला Q का इमीडिएट नेबर साउथ फेसिंग है जो कि फर्स्ट केस में है, यानी कि सेकंड केस आपका हो गया गलत, सेकंड केस गलत है। जो करेक्ट वन है वो कौन सा है हमारा? फर्स्ट है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। द वन हु बिलोंग्स टू डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। जो पर्सन डी से बिलोंग करता है, यानी कि जो पर्सन डी कंट्री से बिलोंग करता है वो यू के सेकंड लेफ्ट पर आएगा, यू के सेकंड लेफ्ट पर। तो यू यहाँ पर है, यू का सेकंड लेफ्ट, यानी कि टी की बात की जा रही है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? डी कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। यू के सेकंड लेफ्ट पर जो पर्सन है वो डी से बिलोंग करता है, ये हमने बना दिया। आगे देखो, यू एंड वी डज नॉट बिलोंग टू सी। यू और वी दोनों सी से बिलोंग नहीं करते हैं, कहता है यू और वी दोनों सी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो यू यहाँ पर सी नहीं आएगा, वी वो भी सी से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो अब कौन बचता है सी से बिलोंग करने वाला? क्यू और टी ई और डी से बिलोंग करते हैं। एक पी बचता है, पी सी से बिलोंग कर सकता है, और डब्ल्यू बचता है, डब्ल्यू सी से बिलोंग कर सकता है। तो पी और डब्ल्यू में से कोई होगा जो सी स्टार यानी कि सी कंट्री से बिलोंग करता होगा। कौन? या तो वो होगा पी, क्योंकि यू और वी के लिए तो कैंसिल कर दिया है, या फिर होगा डब्ल्यू। आगे देखते हैं, कहते हैं द वन हु इज क्लर्क डज नॉट बिलोंग टू सी। जो पर्सन क्लर्क है वो सी से बिलोंग नहीं करता। क्लर्क कौन है आप जरा देखते हैं, क्लर्क है डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू तो सी से बिलोंग नहीं करता, दैट मीन्स पी करता है, पी जो है वो सी कंट्री से बिलोंग करता है, ये हमने बना दिया। आगे कहता है द वन हु इज असिस्टेंट मैनेजर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। जो असिस्टेंट मैनेजर है यानी कि एएम जो है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। पीओ और एएम जो है साथ में आएंगे, तो पीओ यहाँ पर है, ठीक है। तो
असिस्टेंट मैनेजर बोला ना उसने, तो असिस्टेंट मैनेजर यानी कि वी जो है वो कौन है, असिस्टेंट मैनेजर है, ये समझ में आया हमें। पीओ और असिस्टेंट मैनेजर दोनों क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं, हमने बना दिया। आगे कहता है टी इज नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर, टी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, यानी कि टी जो है वो एमडी नहीं है, उसने कहा है। टी यहाँ पर है तो यानी कि एमडी यहाँ पर नहीं है, टी जो है वो एमडी नहीं है। तो अब एमडी कहाँ पर आ सकता है, देखो जितने पर्सन है ना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 लोगों का हमें क्या पता चल चुका है, डेजिग्नेशन पता चल चुका है। टी के लिए उसने मना किया कि टी एमडी नहीं है, तो यानी कि एमडी तो क्यू ही है, फिर और कोई ऑप्शन है नहीं। क्यू जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, V एंड W डज नॉट बिलोंग टू A, V और W दोनों A से बिलोंग नहीं करते हैं, V और W दोनों A से बिलोंग नहीं करते हैं। अब W कहाँ पर है, यहाँ पर है, वो A से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। V और W बोला था और V जो है वो A से बिलोंग नहीं करता, ये C को हटा देते हैं क्योंकि C को तो हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, इसे भी हम बना चुके हैं। तो अब उसने देखो क्या बोला है, उसने बोला है कि जो V और W हैं वो क्या है, V और W दोनों के दोनों A से बिलोंग नहीं करते हैं। तो अब A से कौन बिलोंग करता है, V नहीं करता है A से बिलोंग, W नहीं करता है A से बिलोंग, तो एक अकेला U दिख रहा है हमें यहाँ पर जो कि A से बिलोंग करेगा, क्योंकि सिमिलर है 1 2 3 4 5 5 पर्सन के हम लोग उनकी कंट्रीज बता चुके हैं कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। Q E से करता है, T D से करता है, P C से करता है, ठीक है। अब उसने V और W के लिए A कैंसिल कर दिया, तो U जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, A से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे द वन हु इज असिस्टेंट मैनेजर डज नॉट बिलोंग टू H, जो असिस्टेंट मैनेजर है यानी कि AM जो असिस्टेंट मैनेजर है वो H से बिलोंग नहीं करता है, असिस्टेंट मैनेजर जो है वो H से बिलोंग नहीं करता है। तो असिस्टेंट मैनेजर कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये है, और इसके लिए बोल दिया कि H से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि V जो है वो H स्टार से बिलोंग नहीं करता है। तो अब H से V नहीं बिलोंग करता, तो एक एक कर ले, W बचता है, W बिलोंग करता है H कंट्री से, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा हो चुका है, सिर्फ एक यहाँ पर कंट्री बचती है, जो कंट्री बचती होगी उससे V बिलोंग करता है, और एक जो डेजिग्नेशन बचता होगा वो D का होगा। देखते हैं क्वेश्चन में कुछ बचा है आगे। हाँ, आगे हमें डायरेक्शंस का नहीं पता, तो डायरेक्शंस के लिए आगे उसने दिया है P सिट्स टू द राइट ऑफ S, P जो है वो S के राइट पर है, S के राइट पर कौन है, P है, तो S के राइट पर P यहाँ पर, P यहाँ पर है, तो S होगा साउथ फेसिंग, S के राइट पर P आ गया। आगे W सिट्स टू द राइट ऑफ P, W P के राइट पर है, W सिट्स टू द राइट ऑफ P, P के राइट पर W, P यहाँ पर है, W है आपका यहाँ पर, तो P के राइट पर W बनाना है, P होगा नॉर्थ फेसिंग, W आ गया यहाँ पर। आगे W फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S, W की जो डायरेक्शन है ना वो S के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑपोजिट है। W की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S क्या है, ऑपोजिट है। तो S की डायरेक्शन है क्या, साउथ, तो W की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया, हमने पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन, यहाँ पर डन हो चुका है। अब इसके बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कौन सी कंट्री बचती है और कौन सा डेजिग्नेशन बचता है। कंट्री देखते हैं, A B C D E F G H, ये सभी कंट्रीज थी। देखते हैं, A हो चुका है, B हो चुका है, C D E G H हो गया, F कंट्री बचती है, तो V जो है वो F कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा डेजिग्नेशन बचता है। क्लर्क, PO, AM, मैनेजर, DGM, GM और MD, ये हम नोट कर चुके हैं। देखते हैं कौन सा बचता है। PO इसे नोट कर चुके हैं, क्लर्क, जनरल मैनेजर भी नोट कर चुके हैं, इसे कट कर देते हैं, इसे नोट कर चुके हैं, क्लर्क को कर चुके हैं, जनरल मैनेजर GM कर चुके हैं, DGM को भी बना चुके हैं, मैनेजर भी बना चुके हैं, असिस्टेंट मैनेजर AM भी बना चुके हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ये नहीं बनाया, और मैनेजिंग डायरेक्टर MD भी बना चुके हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर AD बचता है हमारा यहाँ पर, असिस्टेंट डायरेक्टर AD, तो यानी कि ये जो T है ये कौन है, असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो अब यहाँ पर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, अब आप बता सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, देखो आपको लगेगा कि हाँ आसान है, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं, यस पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल आसान नहीं होते। आप जो पेपर होता है उसमें हमेशा हर एक चीज़ को बैलेंस करके बनाया जाता है। आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं और आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यानी कि नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। और यहाँ पर देखो आज के सेशन में
मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ना, वो आपकी SBI क्लर्क मेंस और RRB क्लर्क और PO मेंस के हिसाब से लेकर आई हूँ। आपके जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके SBI PO और IBPS PO मेंस में पूछे जाते हैं। सो देखो क्वेश्चंस में क्या पूछता है। हाउ मेनी पर्सन्स फेस नॉर्थ डायरेक्शन, कितने लोग हैं जो कि नॉर्थ फेसिंग है। अब आपको बताना है कितने पर्सन्स नॉर्थ फेसिंग है। तो देखो नॉर्थ फेसिंग ये है Q, P नॉर्थ फेसिंग, U नॉर्थ फेसिंग। जो पर्सन बचता है, देखो यहाँ पर जो पर्सन बचता है ना, उसका नाम आ जाएगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा पर्सन है। PQRSTUVW, इस तरीके से P हो चुका है, Q हो चुका है, R नहीं आया तो वही होगा, ठीक है, R आ जाएगा यहाँ पर। S है, T है, U V W सभी है, ठीक है। तो हमें देख रहे हैं नॉर्थ फेसिंग, तो नॉर्थ फेसिंग ये V है और W है। तो कितने परसेंट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए जो कि है नॉर्थ फेसिंग। तो 5 लोग हैं नॉर्थ फेसिंग। कितने पर्सन देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, कितने पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन फेस करते हैं, 5 पर्सन है। और सिमिलरली अगर वो पूछेगा साउथ फेसिंग कितने हैं, तो आप बताएंगे साउथ फेसिंग कितने हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू द वन हु बिलोंग्स टू G, जो पर्सन G से बिलोंग करता है, जो पर्सन G से बिलोंग करता है, W की पोजीशन पूछ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, W की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जो G से बिलोंग करता है। देखते हैं G से बिलोंग करने वाला पर्सन कौन है, ये है, और पोजीशन पूछिए किसकी, W की, इसकी, ठीक है। तो W की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू S पूछ रहा है। W की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू S क्या होगी, इमीडिएट लेफ्ट होगी। W की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू S क्या होगी, इमीडिएट लेफ्ट। तो जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा इमीडिएट लेफ्ट, आप उसे क्या करेंगे, जिस ऑप्शन में आपको इमीडिएट लेफ्ट मिलेगा उसे आप करेंगे टिक। नेक्स्ट देखो पूछते हैं हु इज असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर कौन है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन है, T है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पर ये था आपका क्वेश्चन, आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो आज के सेशन में हमने 2 क्वेश्चंस किया, एक हमने किया ब्लड रिलेशन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट और एक हमने ये किया है रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट। दोनों ही क्वेश्चंस में आपको कुछ वेरिएबल्स दिए गए थे, ठीक है, पर हाँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। सो आई होप आज के सेशन में जो 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।